सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले क्लास 12th की बायोलॉजी को स्टार्ट। और हमारे पास में जो पहला यूनिट आता है दैट इज़ रिप्रोडक्शन यूनिट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस चैप्टर के बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सीक्वेंस में ही वीडियोज़ आएंगी। एंड चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, वो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। हम लोग थोड़ा फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। फ्लावर्स के बारे में जानने के बाद में हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जो ये पूरा प्रोसेस है इसको 3 इवेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो 3 इवेंट क्या होता है? हमारे पास में 3 इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये 3 इवेंट्स हमारे पास में आते हैं। अब इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल ऑर्गन जो हमारे पास में गैमेट्स होते हैं उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस और उसके गैमेट ट्रांसफ़र के प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फीमेल के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसी के साथ में इतना आज के वीडियो में इतना हम कवर अप करने वाले हैं। थोड़ा सा पॉलिनेशन वगैरह हम देखेंगे। देखते तो ये शायद चैप्टर जो है ना ये लंबा है, तो शायद हमें 3 वीडियोज़ भी लग सकती हैं इन्हें बनाने के लिए। और साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे 11th के कुछ पोर्शंस बाकी हैं, तो वो भी चैप्टर्स में जल्दी लाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। फिलहाल हमारा फोकस अभी 12th पे रहेगा। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे इससे काफ़ी डरते हैं, बट ट्रस्ट मी ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है ना कि यहाँ पे अगर फ्लावरिंग प्लांट्स कह रहा है दैट मीन्स यहाँ किसको रेफर कर रहा है? फ्लावरिंग प्लांट्स यानी सीधा एनजीओज को रेफर कर रहा है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स ही हमारे पास, देखो प्लांट्स जो है हमारे पास वो 5 डिविजन्स होते हैं उसके, ठीक है। हमारे पास में पहला हो जाएगा एल्गी, देन हो जाएगा ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जेमनो, देन एनजीओ। तो एनजीओ वाला जो है इन्हीं को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की तरह रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो पूरा ये हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन देखने वाले जो फ्लावरिंग प्लांट का, ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का ही देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है। जो हमारा यूनिट वाला सेक्शन होता है इससे भी कभी कभी इनके नाम से जो होता है ना पंचनन महेश्वरी के नाम से MCQ आ जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक देखते हैं। हमने याद करो, अगर याद है तुम्हें 11th का जब हमने बायो स्टार्ट किया था वहाँ पे बायो को जो था ना एक स्टोरी ऑफ लाइफ कह करके रिफर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कुछ कहा गया है, ठीक है। बायो इज एसेंस इन द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से रेफर करने की कोशिश करी गई है बायो को, दैट इज़ ये भी स्टोरी ऑफ लाइफ ही होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे फिर कहा गया है कि रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि देखो जब हम पैदा हुए, ठीक है, जब हमारा जन्म हुआ इस धरती पे, तब हम क्या करते हैं? पहले ग्रो करते हैं, ठीक है। हमारा जुवेनाइल पीरियड होता है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं चाइल्ड, उसके बाद टीनेजर, देन एडल्ट फेज। तो अगर हम यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उसके बाद में हमारा जो है वो एल्डर फेज आ जाएगा और फिर हमारा जो है वो डेथ हो जाएगी, सेनेसेंस, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हमारे गैमेट्स के थ्रू में जो हमारे प्रोजेनी आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उसके थ्रू जो है हमारी स्पीशीज़, ह्यूमन स्पीशीज़ कंटिन्यू कर सकती है मेरे थ्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, मान लो मैंने रिप्रोड्यूस नहीं किया, अगला बंदा नहीं किया, अगला बंदा नहीं किया, अगला बंदा नहीं किया, तो धीरे धीरे करके ह्यूमन स्पीशीज़ जो होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जो है वो बनी रहेगी। तो रिप्रोडक्शन जो हमारे पास में है ना, ये सर्वाइवल का एक ऐसा प्रोसेस है ना जिससे हम खुद को तो सर्वाइव नहीं करा सकते बट अपनी स्पीशीज़ को हम कंटिन्यूएशन में रख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि तुम रिप्रोड्यूस कर लिए अब तुम अमर हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बट तुम्हारे स्पीशीज़ पे इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वाइटल प्रोसेस इसे कहा जा रहा है। लेकिन वाइटल प्रोसेस आपके लाइफ के लिए नहीं, आपके स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पंचनन महेश्वरी के बारे में, तो इनके बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि ये एक मिनट कहाँ चले गए, हाँ, ये राजस्थान, जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पंचनन महेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट
नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एंटायर वर्ल्ड इनका जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इन्होंने जिसके ऊपर में काम किया था दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज्ड द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी। इसमें हमारे पास में आई थिंक हमने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। हमने कुछ टेक्सोनॉमी के टाइप्स पढ़े थे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आ गया हमारे पास, केमिकल टेक्सोनॉमी आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे उसमें टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी है, मुझे एज सच अभी याद नहीं आ रहा, बट उसमें हमारे पास में एक हमारे पास एस्पेक्ट आता था एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल टेक्सोनॉमी भी आता था हमारे पास में। ये हमने क्लास 11 में नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक आगे हमारे पास में एवोल्यूशन में ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो इसके ऊपर में ना जो काम था पंचनन महेश्वरी ने इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा जो है अपना काम किया है, और इसकी वजह से ये इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। तो इसके ऊपर में हम एक MCQ आ सकता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी, इसके ऊपर किसने काम किया था इंडिया से, ठीक है। तो पंचनन महेश्वरी विल बी द आंसर, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में फ्लावर्स के बारे में बताते हैं। फ्लावर्स हमारे पास में क्या होता है, फ्लावर्स को एक फैसिनेटिंग ऑर्गन कहते हैं। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग ऑर्गन हम उसे कह रहे हैं जिसके थ्रू वो एक तो देखने में काफ़ी खूबसूरत होगा, ठीक है, उसके बाद में उसके थ्रू जो है ना वो स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है। फ्लावर को हम रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक। अब देखो अच्छा एक और चीज़, फ्लावर हमारे पास में फ्लावर को हम लोग मॉडिफाइड स्टेम भी कहते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा कि फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक सेकेंड, फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड स्टेम। अब मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता था, स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम की सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है, ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड। सपोज करो ये हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है, एंड ये इसका नोड है, यहाँ इसका नोड है, यहाँ इसका नोड है, ऐसे 2-3 तरीके से करके नोड्स हैं इसके पास में। अब ये जो है हमारे पास में इसमें फ्लावर को हम लोग कैसे मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। मान लो कि ये स्टेम है, ऐसे रखो या ऐसे रखो बात बराबर है, इस पर बस नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होने चाहिए, इसको हम स्टेम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास स्टेम है, ठीक है, तो ये इसका एक मान लो नोड है, ये इसका दूसरा नोड है, ये इसका तीसरा नोड है, ये इसका चौथा नोड है, ये इसका 5वां नोड है, मान लो अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या ग्रो कर लेगा, यहाँ से मान लो कि मेल जो पार्ट है हमारे पास में स्टेमन ग्रो कर लेगा, ठीक है। यहाँ से फीमेल पार्ट पिस्टल ग्रो कर लेगा, यहाँ वाले नोड से हमारे पास पेटल ग्रो कर लेगा, ठीक है, यहाँ वाले से हमारे पास में सेपल्स ग्रो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनको हमने पकड़ के एक जगह पे कन्फाइन कर लिया, पकड़ करके इनको एक जगह पे कन्फाइन कर लिया। इसका मतलब कन्फाइन कर लिया मतलब इन दो, अगर यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे दूसरा नोड है, इन दो नोड्स के बीच वाले एरिया को हमने इंटरनोड कह दिया। इंटरनोड को हमने एकदम रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इंटरनोड को हमने क्या कर दिया, पकड़ के एकदम रिड्यूस कर दिया और ये सारे पार्ट्स को एक साथ ला दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या, फिर सारे पार्ट्स एक साथ आ जाएंगे तो ये फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। अभी समझ में आया, देखो मतलब नोड्स हैं, ठीक है। नॉर्मल स्टेम में क्या होंगे, नोड्स होंगे, उनके बीच में अच्छे खासे स्पेस होंगे इंटरनोड्स के, इंटरनोड अच्छा खासा लेंथ का होता है, ठीक है। लेकिन फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास में इंटरनोड्स हैं वो हाईली रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, हाईली रिड्यूस हो जाते हैं। और नोड्स से क्या निकलते हैं, जो हमारे पास चार हम अभी फ्लावर्स के आगे पढ़ने वाले हम 4 पार्ट्स, वो 4 पार्ट्स निकलते हैं। एक स्टेमन हो गया मेल पार्ट, एक पिस्टल हो गया फीमेल पार्ट, एक हमारे पास कैलेक्स हो गया जिससे सेपल्स होते हैं, एक हमारे पास कोरोला हो गया जो पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इसे हम मॉडिफाइड स्टेम क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें हाईली रिड्यूस्ड इंटरनोड्स होते हैं, ये भी लिख लो आप, यहाँ पे ये भी लिख लेंगे। हाईली रिड्यूस्ड इंटरनोड्स, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सी इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म।
अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं कुछ बातें बताऊँगी आपको। किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। मैम रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताओगे, हमें तो सब पता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में देखो, रिप्रोडक्शन आप चाहे प्लांट्स में पढ़ो, चाहे ह्यूमंस में पढ़ो, चाहे किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में पढ़ो, इसको हम 3 तरीके से मतलब इसके हम 3 इवेंट्स पढ़ेंगे। क्या क्या इवेंट्स पढ़ लेंगे? पहला इवेंट, पहला क्या आता है? देखो, एक तो मेन इवेंट होता है, ठीक है। एक इवेंट के आगे, एक इवेंट के पीछे। मेन इवेंट क्या हो गया हमारे पास? शादी, ठीक है। मेन इवेंट इज शादी, तो मेन इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे Z आएगा, सॉरी फॉर दिस, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेन इवेंट हो गया शादी, ठीक है, शादी हो गई। अब शादी से पहले होता है, मेन इवेंट हो गया वेडिंग, वेडिंग से पहले प्री वेडिंग सेरेमनी, और वेडिंग के बाद पोस्ट वेडिंग सेरेमनी। वैसे ही फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट, ठीक है। अब यही हो गया। इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट, ठीक है। हमने कुछ, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ समझो, शादी हुई, ठीक है। मेन शादी का हम क्या कहते हैं? अरे भाई शादी है, घर में शादी है, तो शादी तो एक दिन होगी ना, ठीक है। जिस दिन बारात जाएगा, जिस दिन जयमाल होगा, जिस दिन क्या बोलते हैं, सिंदूर होगा, ठीक है, कन्यादान होगा, वो होगा मेन वेडिंग वाला दिन, ठीक है। बट उससे पहले प्री वेडिंग सेरेमनीज जो होती है ना सारी, जैसे हमारे पास में रिंग सेरेमनी हो गई, फिर मेहंदी, संगीत, हल्दी, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये सारे हमारे पास में प्री वेडिंग सेरेमनीज आती हैं, ठीक है। या फिर वो क्या था ना, प्री वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह जो चलती है, वो सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास में आ गई प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स, ये हमारे पास आ गए प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट। अरे यार कोई कलर अच्छे से, हाँ ये दिख रहे हैं, या कोई ये वाला लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स आ गया हमारे पास में, ठीक है। फिर प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स के में हमारे पास में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें हमारे पास में 2 इवेंट्स आएंगे। एक तो है गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा है गैमीट बनाए हैं तो उसको तो डिलीवर भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। मिठाई बनाए हैं अपने शॉप पे तो उसको डिलीवर भी तो करना पड़ेगा, तो दैट इज गैमीट ट्रांसफर। अब ये हम लोग दोनों के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, मेल के एस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, फीमेल के एस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे। लाइक शादी होती है तो दोनों की होती है ना, एक मेल एक फीमेल की होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ मेल की ही शादी हो रही है अकेला, ऐसा तो नहीं है सिर्फ फीमेल की हो रही है, मेल की भी होगी तो फीमेल की भी होगी, लड़के वाले भी होते हैं, लड़की वाले भी होते हैं। तो लड़के वाले का अलग सेरेमनी होता है, लड़की वाले का अलग सेरेमनी होता है। तो बेसिकली हमें सबके एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना है, समझना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग फर्टिलाइजेशन इज सिंपल सॉर्टेड, बस एक प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, दैट इज इट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पहले तो जाइगोट फॉर्म हुआ जब, ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में मेन जो हमारे पास में, अगर हम लोग बात करें प्लांट के हिसाब से, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। इसके बारे में आगे बात करने वाले हम, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले तो एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली एम्ब्रियो से भी पहले एक आता है हमारे पास में एंडोस्पर्म। अगर आपके पास में नया वाला NCERT है, आप निकाल के देख सकते हो, यहाँ पे लिखा रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और इसमें कैसे कैसे चीज़ें आएंगी। सबसे पहले एंडोस्पर्म आ रही है, बट मैंने यहाँ पे एम्ब्रियो लिखा है, ठीक है। यहाँ पे एंडोस्पर्म पहले दिया है, बिल्कुल सही दिया है, कोई गलत नहीं है। सीक्वेंसिंग में पहले एंडोस्पर्म ही पढ़ने वाले, बट यहाँ पे मैं पहला प्रेफरेंस एम्ब्रियो को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि
जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, मतलब जाइगोट का डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन का पहला हमारे पास प्रोडक्ट जाइगोट होता है, उसका डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे तो पहले एंडोस्पर्मी, इसका अपना इंपॉर्टेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग ऑन टाइम जब वहाँ पे आएगा तब हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। एंडोस्पर्म के बारे में हो गया, इसके बारे में फ्रूट सीड के बारे में देखेंगे, एंड आई थिंक फ्रूट भी होगा ना, सीड और फ्रूट एक साथ नहीं है, ओके, फ्रूट, ठीक है। एंड वी आर डन। एक एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी है, वो हमारे पास में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरी जो है रिप्रोडक्शन का एक चार्ट आ गया हमारे पास में। ये क्या हो गया, ठीक है, ये हमारे पास में चार्ट आ गया। ये हमारे पास एक चार्ट बन के रेडी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास में फ्लावर है, तो हम लोग पहले फ्लावर की स्टडी करेंगे। फ्लावर में हमारे पास में कुल मिला के 4-5 चीज़ें मिलती हैं। पहला हमारे पास में मिलेगा ये वाला, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जिससे जो हमारे पास में फ्लावर है वो स्टेम से कनेक्टेड होगा, दैट इज़ हमारे पास आ गया पेडिसिल। क्या कहेंगे हम इसे, पेडिसिल। पेडिसिल वो स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट करता है, ठीक है। जब हम फ्लावर तोड़ते हैं तो उसके नीचे कुछ डंठल होता है ना, उसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं। इसके बाद ये स्टेज जिसके ऊपर में फ्लावर खड़ा रहता है, वो स्टेज जिसके ऊपर में पूरा फ्लावर खड़ा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। बहुत लोग जानते होंगे, क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। पेडिसिल, सॉरी थैलेमस वो स्टेज होता है जिसके ऊपर में पूरा फ्लावर खड़ा है। अब हम आते हैं सबसे नीचे वाले पार्ट पे। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो सेपल्स, क्या सेपल्स वो ग्रीन वाला पार्ट जो फ्लावर को कवर करता है नीचे से। उसके ऊपर आता है पेटल्स, जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, पंखुड़ियाँ जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद अंदर में आता है स्टेमन, जो मेल पार्ट होता है। उसके बाद में अंदर में आती है हमारे पास में पिस्टिल, जो फीमेल पार्ट होता है। इतनी चीज़ें हमें जानना है, ठीक है। स्टेमन के बंडल को हम लोग कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। और पिस्टिल जो होता है उसके बंडल को हम लोग कहने वाले गाइनोशियम, ठीक है। जो हमारे पास पेटल्स हैं उसके बंडल को हम लोग कहने वाले हैं कोरोला। जो हमारे पास सेपल्स हैं इसके बंडल्स को हम लोग कहने वाले हैं कैलिक्स, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। इसके बारे में हमने मॉर्फोलॉजी में भी डिस्कस किया होगा। क्लास 11th में आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में भी चीज़ें पढ़ी होंगी। उसमें हम लोग फ्लोरल फार्मूलाज वगैरह भी पढ़ते हैं कि गाइनोशियम को G से दिखाते हैं, एंड्रोशियम को A से दिखाते हैं, कैलिक्स को C से दिखाते हैं, कोरोला को C से दिखाते हैं और कैलिक्स को इस चीज़ से दिखाते हैं। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। कैलिक्स को आई थिंक K से दिखाते हैं, कैलिक्स को दिखाते हैं, कोरोला को दिखाते हैं, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब ये चीज़ हुआ हमारे पास में यहाँ पे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स जो होते हैं हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट होते हैं, यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये होता है। अब हम लोग आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स का मतलब हमारे पास में हो गया गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन इज बेसिकली द मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते कैसे, ठीक है। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये पॉलिनेशन के केस में आता है। अब हम यहाँ पे आते हैं। Much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। मतलब बेसिकली हार्मोनल चेंजेस से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जब फ्लावर नहीं रहता है ना प्लांट पे, तभी उसके बनने का जो है भविष्यवाणी हो जाता है, बेसिकली कहने का मतलब, ठीक है। सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, ठीक है। एंड्रोशियम जो है ये स्टेमेंस को कंसिस्ट करता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गाइनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाता है। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं स्टेमेन के बारे में। पहले स्टेमेन कुछ इस तरीके का दिखता है।
स्टेमन कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टेमन में हमारे पास में 2 पार्ट्स होते हैं, पहला एंथर, दूसरा स्टॉक या फिलामेंट। ठीक है, पहला हुआ एंथर, दूसरा हुआ फिलामेंट। ठीक है, अब देखो फिलामेंट जहां पे जुड़ा रहेगा थैलेमस से, थैलेमस के रिस्पेक्ट में देखें तो नीचे वाला पार्ट पास है या ऊपर वाला पार्ट पास है? नीचे वाला पार्ट पास में है, तो पास में है, पी फॉर पास में, पी फॉर प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, हम थैलेमस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल एंड, डी फॉर दूर एंड डी फॉर डिस्टल एंड। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो फिलामेंट का सबसे नीचे वाला टर्मिनल पार्ट होगा ये हमारे पास में प्रॉक्सिमल एंड होगा, और ये एंथर वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा, एंथर का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये हमारे पास में थैलेमस से दूर है, तो इसको हम लोग डिस्टल एंड कहेंगे। ठीक है, पास में है थैलेमस के प्रॉक्सिमल एंड, दूर है थैलेमस से, तो ये डिस्टल एंड। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सिर्फ एंथर का, तो एंथर कुछ इस तरीके का है, तितली के शेप का। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ बटरफ्लाई शेप दिख रहा है। ठीक है, बाइलोब्ड डाइथिकस। ठीक है, मतलब ये हम इस तरीके से देखते हैं, इसको आधा कटा हुआ देखते हैं, ये है देखो ऐसे 2-2 लोब के होते हैं। ठीक है, ये बाइलोब्ड होते हैं और हर एक लोब में ऐसे थिकास होते हैं, एक थिका, तो 2 लोब में 2 थिका हो गए, तो बाइलोब्ड डाइथिकस। ठीक है, तो एंथर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? बाइलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर। ठीक है, इसमें लाइन ऑफ डेhiscence होगा, सूखने के बाद में एंथर जब सूखता है ना तो इसी लाइन से रप्चर होना स्टार्ट होता है। देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये चीज़, ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या होता है, इस तरीके से रहता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये फटता है और यहाँ से जो है ना हमारे पास में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो होंगे ये रिलीज होंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं, बाकी जो चीज़ें थी यही समझने वाली थी कि हमारे पास में जो स्टेमन है ये एक एंथर और फिलामेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट से मिलके बना हुआ है। थैलेमस के रिस्पेक्ट में जो पार्ट पास होगा उसको प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे और जो पार्ट दूर होगा वो डिस्टल एंड कहलाएगा। फिलामेंट का ही देखते हैं, मतलब थैलेमस से जो पॉइंट फिलामेंट का सबसे पास होगा उसको प्रॉक्सिमल एंड, जो पॉइंट फिलामेंट का सबसे दूर होगा उसको डिस्टल एंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो स्टेमन की बात करें तो 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, लॉन्ग एंड स्लेंडर फिलामेंट, स्टॉक लाइक होता है। ठीक है, टर्मिनेट्स जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। ठीक है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में जाओगे तो अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमन हमें देखने को मिलेंगे, और अलग अलग स्पीशीज में जाओगे, मेंशन इट, अलग अलग स्पीशीज में नंबर भी डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं और लेंथ ऑफ द स्टेमन में भी डिफरेंस आ सकता है। कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें लेंथ ऑफ स्टेमन एकदम इक्वल होगा। अगर ये है, मान लो ये अगर 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेमन भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तीसरा वाला भी 2 सेंटीमीटर का होगा, जितने होंगे सारे 2 सेंटीमीटर, मतलब सेम जो है लेंथ के मिलेंगे सारे स्टेमन। और अगर किसी किसी में क्या होता है कि किसी किसी में जो है स्टेमन का लेंथ भी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है। नहीं समझ आया? फिर से समझो। देखो किसी किसी में क्या होता है कि हमारे पास में स्टेमन का जो लेंथ है, मान लो हमारे पास में 2-3 स्टेमन्स है, उन 2-3 का लेंथ जो होगा ना वो सेम होगा। बट किसी किसी स्पीशीज़ में कैसा होता है कि 2 स्टेमन लंबा होगा तो एक छोटा होगा, या एक छोटा दूसरा लंबा तीसरा उससे भी लंबा होगा, मतलब साइज में इरेगुलरिटी होगी, रेगुलर नहीं होगा सारा। ठीक है, ये बात समझ में। तो ये क्या होता है कि किसी किसी स्पीशीज़ में डिफरेंट लेंथ के हमें जो है सारे स्टेमन के बीच में लेंथ डिफरेंट मिलता है, और उसका एग्जाम्पल हमारे क्लास 11th के NCERT में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में मिलता है, दैट इज साल्विया एंड मस्टर्ड। ठीक है, ये 2 हमारे पास स्पीशीज़ है। इसके ऊपर में NCERT में मॉर्फोलॉजी में मिल जाएगा, इसके ऊपर में PYQ आ चुके हैं 2 बार, आई थिंक नीट में आ रखा है इसके ऊपर PYQ। ठीक है, तो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर। नाउ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, ये क्या होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं, ईच लोब हैव 2 थिकास, डाइथिकस होते हैं, 2 लोब्स होते हैं और हर लोब में 2 थिका होते हैं। नाउ
एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हम 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं जो कि हर कॉर्नर पे होते हैं, 2 इन ईच लोब। देखो इस तरीके का ये हमें दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब और चौथा लोब, ठीक है। ये बीच वाले को हम नहीं देखेंगे, ये दूसरा है, ये बीच में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, सबको मिला के रखने का काम होता है इसका, ठीक है। अब देखो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू इसके बीच में दिख रहा है ना, यही आगे जाके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, MMC जिसको कहते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है ये 4 लेयर से कवर्ड रहता है। पहला लेयर यहीं रहेगा, सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसके ऊपर वाला लेयर ये वाला है, इसके ऊपर वाला लेयर ये वाला है और इसके ऊपर वाला लेयर ये वाला है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगा वो होगा एपिडर्मिस का, सबसे बाहर, उसके अंदर रहेगा एंडोथीशियम, उसके अंदर रहेगा मिडल लेयर और सबसे अंदर रहेगा टैपिटम, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे बाहर रहेगा, अरे क्या हो रहा है, अरे यार व्हाट द हेल, एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीशियम, उसके नीचे मिडिल लेयर और इसके नीचे हमारे पास में टैपिटम, ठीक है, टैपिटम, ये आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 लेयर्स रहेंगे यहाँ पे। ये कुछ आई थिंक लैग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे आगे टैपिटम जो होता है हमारे पास में, टैपिटम इज द इनर मोस्ट एंड एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर and tapetum is the innermost layer, ठीक है। और tapetum जो होता है हमारे पास में ये नरिशमेंट करता है किसका, स्पोरोजीनस टिश्यू का, किसका, स्पोरोजीनस टिश्यू, नरिशमेंट टू स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास में सीन होता है, यहाँ पे देख लेंगे एक बार, यहाँ पे पढ़ लेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, यही आगे जा करके हमारे पास में पॉलन सैक बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखेंगे, जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स, ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। आउटर 3 लेयर्स जो होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं एंड हेल्प इन डेहिसन ऑफ एंथर, और इनर मोस्ट लेयर जो होता है टैपिटम ये नरिशमेंट का काम करता है पॉलन ग्रेन का। ये भी चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ये आउटर 3 लेयर्स होते हैं ना, ये जो आउटर 3 लेयर होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, किसका, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और इनर लेयर जो होता है ये नरिशमेंट का काम करता है, ठीक। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, दूसरा कलर, ठीक। अब देखो ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास टैपिटम होता है ना, इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलता है, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीप्लॉइड कंडीशन। जिस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। मतलब अगर हमें किसी एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलता है तो इसे हम पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड मतलब पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल, और प्लॉइड का मतलब होता है प्लॉइडी, प्लॉइडी यानी हमारे पास सिंपल शब्दों में न्यूक्लियस, ठीक है, या सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक न्यूक्लियस में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है,
प्लॉइडी हो गया, मल्टीपल प्लॉइडी यानी न्यूक्लियस मिलेगा या मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स, जिसे हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, ये सेंटर में होते हैं हर माइक्रोस्पोरेंजियम के, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, ठीक है, द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमारे पास में एंथर में जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसके अंदर में हमारे पास में पहले होगा माइटोसिस, माइटोसिस से बनेगा हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के बाद में उसमें होगा हमारे पास मियोटिक डिवीजन, अब वहाँ से बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रो ये है ना, मैं एक चार्ट बनाऊंगी, अभी पहले समझ लो फिर उसका चार्ट बना देंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे होगा ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल through meiosis is called microsporogenesis, ठीक है। Microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells, microspore tetrad. Anther mature and dehydrates. Anther जैसे जैसे mature करेगा वो dehydrate होगा धीरे धीरे, ठीक है। Dissociate from each other and develop into pollen grain. फिर उसके बाद में pollen grain का formation होगा. Inside each microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released when the dehiscence of anther happens. जैसे ही dehiscence होता है anther का, वैसे ही ये रिलीज करेंगे। dehiscence मतलब सूख करके फटना, ठीक है, उसको हम dehiscence कहते हैं। अब देखो, अब मैं इसका ना एक चार्ट बना देती हूँ, ठीक है। चार्ट यहाँ पे बनाती हूँ, देखो। पहले हमारे पास क्या होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू, sporogenous tissue will give rise to microspore mother cell, that is MMC, ठीक है। now microspore mother cell will give rise to microspore tetrad, ठीक है। नाउ माइक्रोस्पोर टेट्राड विल डेवलप, ठीक है, डेवलप एंड गेट डिटैच्ड, डेवलप्स एंड गेट डिटैच्ड, ठीक है। नाउ pollen grains are formed, pollen grains are formed. अब इनके बीच में कौन कौन सा प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं। स्पोर, अच्छा इसका एक कलर डिफरेंट कर देते हैं, रेड कलर बी विजिबल, ठीक है। ठीक है, इनका हम कोई दूसरा कलर करते हैं, ऑरेंज नहीं, ग्रीन, विजिबल। ना अब इस पे हम देखो, स्पोरोजेनस टिश्यू में माइटोसिस होगा, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू 2n है, तो माइटोसिस होगा, तो MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या होगा, माइटोसिस है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन में हमारे पास में जो प्लॉइडी होती है वो सेम रहती है, दैट इज 2n, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे होगा मियोसिस, मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन में प्लॉइडी जो होती है वो हाफ हो जाती है, तो 2n से हो जाएगा n। डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद में हमारे पास पॉलन ग्रेन्स बनेगी, ये भी n बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो प्रोसेस है ये है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलो
यहाँ तक हमारे पास में क्लियर हो गई सारी चीज़ें, ये हमारे पास हो जाएगा। अब पॉलन ग्रेन जो होता है हमारे पास में रिप्रेजेंट्स द मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। देखो कई बार लोग कहते हैं ना मेल गैमिट इज इक्वल टू मेल गैमीटोफाइट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेल गैमिट वो होता है जो फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज करे और जाइगोट का फॉर्मेशन करे, ठीक है। बट मेल गैमीटोफाइट इज समथिंग एल्स। मेल गैमीटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो मेल गैमिट को उठा करके दूसरे जगह ले जाए जहां फीमेल गैमिट हो। मेल गैमिट इज द पैसेंजर एंड मेल गैमीटोफाइट इज द टैक्सी, ठीक है। जैसे मैं इंसान हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ से निकलना है बाहर, ठीक है, मान लो कहीं जाना है तो मैं यहाँ से टैक्सी करूँगी, ऑटो करूँगी, ठीक है, या फिर स्कूटी ले लिया, कार ले लिया, जो भी व्हीकल से मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इंसान हूँ, मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला व्हीकल जो है वो गाड़ी, ठीक है। तो मैं हो गई गैमिट और जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है वो हो गया गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट हम टैक्सी की तरह ले सकते हैं, ठीक है। गैमीटोफाइट को हम लोग टैक्सी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टैक्सी, ठीक है, टैक्सी, जो मेल गैमिट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ठीक है। गैमीटोफाइट मतलब किसी भी गैमिट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। अगर मेल लगा है तो मेल गैमिट को, अगर फीमेल लगा है तो फीमेल गैमिट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में आ गया, ठीक है। पॉलन ग्रेन वैसे जनरली जो होता है ना ये मेल गैमिट ही लेके जाते हैं क्योंकि मेल गैमिट मोटाइल होता है, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो हो गया हमारे पास में, इसको हम लोग मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, ठीक है। या जिसके अंदर कोई रहता है, जैसे फीमेल गैमीटोफाइट हम लोग ओवरी को कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरी में ओव्यूल रहता है जिसके अंदर में फर्टिलाइजेशन होती है। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ हुई हमारे पास में, ठीक है। ओके, अगर हम अब पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स हमारे पास जनरली जो होता है वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग शेप का हमें पॉलन ग्रेन मिल सकता है। जैसे कुछ हमारे पास में प्लांट्स हैं जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं, फॉर एग्जांपल वेलिस्नेरिया हो गया, ऐसे ही कुछ और प्लांट्स हो गए, उनमें जो है रिबन शेप्ड के भी मिलते हैं, ठीक है। क्यों मिलते हैं, क्या काम होता है, ये हम वहाँ पढ़ेंगे आगे, पॉलिनेशन में इसी चैप्टर में आएगा। बट जनरली जो हमारे पास में पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में उनका जो डायामीटर होता है ये 20 to 50 माइक्रोमीटर्स का होता है। इसके बाद में इसके 2 लेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये अंदर वाला जो लेयर है इसको हम लोग इंटाइन कहते हैं, बाहर वाला जो लेयर है इसको हम लोग एक्साइन कहते हैं, ठीक है। हार्डर, बाहर वाला जो आउटर लेयर होगा वो हार्डर होगा, इसको हम एक्साइन कहेंगे। ये बनता है स्पोरोपॉलिनिन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पोरोपॉलिनिन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे तुम लोग, डबल स्टार लगा लो इस पर, ठीक है। ये हमारे पास में मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि आज तक कभी भी डिग्रेड नहीं हो, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपॉलिनिन इज सो फार नोन। अभी तक में कोई ऐसा एंजाइम, कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसा एल्कली, कुछ भी ऐसा नहीं ढूंढा गया जो स्पोरोपॉलिनिन को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको अभी तक 2-3 बार नीट ने पूछ लिया है, ठीक है। आई होप आप लोग PYQ क्वेश्चंस बना रहे होंगे, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। मैं जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ ना आपको, वो आपको PYQs में पक्का से पक्का मिलने वाले हैं, ठीक है। इवन तो मैंने अपनी NCERT जब मैं रेडी करती थी अपने नीट के लिए, जब मैं प्रिपेयर करती थी, तो मैं अपनी NCERT में भी कभी कभी चीज़ों को ऐसे ऊपर लिख लिया करती थी। जैसे ये तो क्लास 12th का है, 11th में मैं दिखा सकती हूँ आपको, जब मैं PYQ सॉल्व करने बैठती थी तो NCERT लेकर के बैठती थी और जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, उस टॉपिक के आसपास अगर NCERT में वो लाइन मुझे मिली तो मैं उसमें मार्क कर लिया विथ ईयर। अगर नहीं मिली तो उसके ऊपर जिससे रिलेटेड टॉपिक होता था उसी पन्ने के ऊपर में जो जगह खाली होती है, ऊपर में जो जगह खाली होती है ये वाली, या फिर साइड में जो जगह खाली होती है यहाँ पे लिख लेती थी विथ ईयर में, ठीक है। तो उससे ईजी होता था, जब मैं चीज़ें पढ़ती थी ना तो वहाँ पे ईजी होता था चीज़ों को कंसाइज करना, ठीक है। या फिर जो एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दिया उसको मैं कोशिश करती थी कि NCERT में ही लिख लो। जैसे ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मेरा वन ऑफ द वीकेस्ट चैप्टर रहा है ये, तो इसमें मैं इस तरीके से कोशिश करती थी चीज़ों को लिख लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को ना करने का कोशिश करती थी, ऊपर लिख लिया, कुछ ऐसा जो क्वेश्चन आ रखा है मैंने ऊपर लिख लिया, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके से मैं चीज़ों को लिख लेती थी और वहाँ पे चीज़ों को मुझे याद करने में और जो चैप्टर्स हैं उनको फिंगर टिप पे करने में बहुत इजी रहती थी। जैसे फैमिली प्लानिंग है, इसको अलग से लिख लिया। इसके बाद में कुछ ईयर्स हैं जिसमें अलग अलग पॉपुलेशन का बात किया गया, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे निकालते हैं मुझे याद नहीं रहता था, वो लिख लेती थी। तो मैं इस तरीके से करके ना चीज़ों को लिख लिया करती थी, जिससे मैं जो है चैप्टर्स को टिप पे करती, ठीक है। तो
इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इस तरीके से आप बायो में कर सकते हो, इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने काफ़ी ये सारी हरकतें करी थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेरे टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा करती थी मेरी, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो ना। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलन ग्रेन में जो एक्साइन वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो वहाँ एक पोर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर। और ये जर्म पोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक तो स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और दूसरा यही पोर होता है जहाँ से हमारे पास में आगे जाके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, आगे जाके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इधर कहीं दिखाया होगा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, हाँ ये देखो, ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये हमारे पास में जर्म पोर के हेल्प से ही हो रहा है। यहाँ जहाँ से ये पॉलन ट्यूब निकल रहा है ना, ये जर्म पोर से ही निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास में। नाउ आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो इंटाइन जो होता है ये थिन और कंटिन्यूअस लेयर होता है। ये अंदर वाला लेयर होता है पॉलन ग्रेन का, थिन और कंटिन्यूअस होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है। बट एक और इसमें नाम आएगा, हेमी सेलुलोज का भी नाम इसमें आता है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, हमेशा याद रखना। इसमें चाहो तो एंड करके लिख भी सकते हो, हेमी सेलुलोज भी रहता है इसमें, ठीक है। कई बार मतलब पूछा गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेमी सेल्यूलोज प्लस, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आगे हम लोग, इसमें हमारे पास में पॉलन ग्रेन में जो है दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल वो सेल होते हैं जो मेल गैमीट होता है, आगे जाके फ्यूजन का काम होता है। और जर्मिनेटिव सेल वो सेल होता है जो हमारे पास में वेजिटेटिव सेल वो सेल होता है जो हमारे पास में जेनरेटिव सेल को नरिशमेंट देगा, ठीक है। देखो जैसे ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है, तो इसमें तुम्हें दो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है ना, जैसे तो एक बड़ा सेल दिख रहा है, एक अंदर में छोटा सेल दिख रहा है। हालांकि इसको न्यूक्लियस बोल दिया है, हाँ देखो यहाँ पे दिखेगा, ये बड़ा सेल दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर में ये छोटा सेल दिखेगा। ये बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल है और ये छोटा सेल जेनरेटिव सेल है। तुम यहाँ देख सकते हो वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। बड़ा जो जेनरेटिव सेल है उसी के अंदर में बड़ा जो वेजिटेटिव सेल है उसी के अंदर में जेनरेटिव सेल फ्लोट करते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एंजियोस्पर्म में ना दो केसेस आते हैं। दो केसेस कौन सा? एनजीओ में दो केसेस आते हैं, एक आता है 40% का केस, एक आता है 60% का केस, ठीक है। 40% केसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास में पॉलन ग्रेन होता है ना, पीजी कहेंगे, पॉलन ग्रेन जो होता है ना, ये हमारे पास में थ्री सेल्ड स्टेज होगा, ठीक है। 60% में जो हमारे पास में पीजी होता है ना, 60% में जो हमारे पास पीजी होता है ना, दैट इज पॉलन ग्रेन, ये हमारे पास में 2 सेल्ड स्टेज में शेड होता है। 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज का क्या मतलब है? 2 सेल्ड स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल, ठीक है। और 3 सेल्ड स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल, 2 जेनरेटिव सेल। अब इसका क्या काम है ये आगे पता चलेगा फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स में, ठीक है। तो 40% ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिसमें से पॉलन ग्रेन तब शेड करता है जब 3 सेल्ड स्टेज होती है, और बाकी के 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन तभी शेड कर जाता है जब 2 सेल स्टेज होती है, मतलब एक जेनरेटिव, एक वेजिटेटिव, एक जेनरेटिव सेल। बट 40% में क्या होता है, एक वेजिटेटिव होता है और एक जेनरेटिव में जो होता है माइटोसिस हो जाता है और 2 जेनरेटिव सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। 2 सेल स्टेज में भी जेनरेटिव 2 बनते हैं, बट आगे जाके बनते हैं, अभी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे 40 और 60 का रेशियो याद रखना है कि 40% में होता है 3 सेल स्टेज, 60% में होता है 2 सेल स्टेज, ठीक है। 40 में हमारे पास में एक वेजिटेटिव रहता है और 2 जेनरेटिव रहते हैं, और 60% में एक वेजिटेटिव, एक जेनरेटिव होता है, ठीक है। यही 60% वाले जब आगे जाएंगे ना, स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, जब जाकर के फीमेल के ऊपर जब चिपकते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, एक जेनरेटिव में माइटोसिस होता है और वहाँ पे 2 जेनरेटिव सेल बन जाते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली इनको बनना 3 सेल स्टेज है, बट कोई जो होते हैं 40% फ्लावर्स, 40% फ्लावर्स, उनमें शेडिंग कब होती है 3rd सेल स्टेज पे, और 60% फ्लावर्स में शेडिंग कब होती है 2 सेल स्टेज पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ देखो, ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड 2 सेल स्टेज, रिमेनिंग 40% में जो होता है वो 3 सेल स्टेज में होता है। एक जो होता है जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट को बना देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
pollen grain of many species cause severe allergy and bronchial affections जैसे chronic respiratory disorders, asthma and bronchitis, ठीक है। इसी तरीके से अब एक देखो पार्थेनियम होता है जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, जो इंडिया में ना कंटामिनेटेड वीट के थ्रू आ चुका था, मतलब वीट जब इंपोर्ट हो रहा था ना उसी में कुछ कैरेट ग्रास भी हमारे साथ में आ गए थे। कैरेट ग्रास या इसको पार्थेनियम हम लोग कहते हैं। ये जो है हमारे पॉलन एलर्जी का कारण होते हैं। पॉलन एलर्जी मतलब वो पॉलन ग्रेन जिसको इनहेल करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हमारे जो है अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जाकर के वो जो है इन्फेक्शन, एलर्जीज कॉज कर सकते हैं। तो इसे हम पॉलन एलर्जी कहते हैं, जिसमें पार्थेनियम भी, कैरेट ग्रास भी जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके भी पॉलन ग्रेन से हमें हो सकता है दिक्कत। अब देखो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना वो रिच होते हैं इन न्यूट्रिएंट, जैसे पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, जो जर्म जेनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देता है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है। वैसे ही अगर उसे हम भी खाएं तो हमें भी न्यूट्रिशन मिलता है। तो एज अ सप्लीमेंट जो है, फूड सप्लीमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। इसके टैबलेट्स आते हैं, इसके सिरप आते हैं, शेक्स बना सकते हैं, ठीक है, क्रीम भी आते हैं इसके। तो ये फैशन इंडस्ट्री में या फिर बॉडी बिल्डिंग वो जिम साइड वाले में भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। pollen product in form of tablet syrup are available in market, ठीक है। pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horse के जो रेसेस होते हैं ना उनको इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है pollen का, तो वो काफ़ी अपना जो है परफॉर्मेंस को इन्हांस कर पाते हैं। एथलीट्स हैं ये भी अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें राइस और वीट, इनमें जो है 30 मिनट की वायबिलिटी होती है। जैसे अगर तुम देखोगे तो हम राइस या वीट की जब खेती करते हैं तो बड़े बड़े फील्ड्स एक साथ में खेती करते हैं उसके, तो इसमें क्या होता है कि तुरंत एक जगह से पॉलन ग्रेन निकला तुरंत दूसरे पे जाकर के शेड हो जाएगा, ठीक है। तो उनको ज़्यादा दूर फैलने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उनके पास 30 मिनट की वायबिलिटी होती है, वो तुरंत से एक दूसरे पास ही होते पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इनकी 30 मिनट की वायबिलिटी काफ़ी है। बट कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, रोजिएसी का, लेग्यूमिनेसी का, सोलेनेसी का, जिनकी वायबिलिटी होती है, मतलब पॉलन ग्रेन जिंदा रह सकता है, उसको वायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इन सब का मंथ मतलब 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसे इन सब की मंथली वायबिलिटी होती है। बट राइस और वीट का जो है इनका पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। ये नाम याद रखना, राइस और वीट जो है इनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स की, रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी की मंथ्स, बहुत सारे मंथ्स, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे हम लोग के पास में ब्लड बैंक होता है, स्पर्म बैंक होता है, वैसे ही हमारे पास में पोलन बैंक भी होता है, ठीक है। हम लोग स्टोर सीमेन और स्पर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। वैसे ही हम लोग पॉलन ग्रेन को भी स्टोर करते हैं। पॉलन ग्रेन को हम लोग सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं एट -196 डिग्री सी लिक्विड नाइट्रोजन में। -196 डिग्री पे ही नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाया हमने, -195 भी अगर टेम्परेचर किया ना, ठीक, बढ़ाना मतलब नेगेटिव में बढ़ता कब है, जब डिजिट्स घटते हैं तब नेगेटिव में बढ़ती हैं चीज़ें, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, आसान सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में जो लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है -196 डिग्री, ठीक है। तो इससे जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे ना वो बॉयल होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस बना देगा, ठीक है। तो इसलिए अगर लिक्विड नाइट्रोजन बोले तो -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन पे होता है। अरे वो नहीं देखा आजकल मेले वगैरह में जाते हो, काफ़ी टाइम से वो बहुत ज़्यादा फैशन में अभी ट्रेंड में कर रहा है, वो तुमको ओरियो बिस्किट खिलाएंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे, उसको मुँह में डाल देंगे, वो जो है वेपर निकलेगा उसका, ठीक है। तो कैसे होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में तुम देखोगे जब उन्होंने डाल रखा होगा, एक फ्रीजर टाइप का रखा होगा अपने पास में, वो खोलेंगे तो उसके अंदर में ना खौलते रहता है, ऐसे उबलते रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो, ठीक है। तो उसमें जैसे ही उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया ना वो उबलने लगा, तो वो उबलते ही रहता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो -196 डिग्री सी होती है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास में टेम्परेचर का खेल है, वो जैसे ही निकालेंगे तो हल्का भी उसको
स्टिमुलेशन मिलेगा, हल्का भी थोड़ा टेम्परेचर कम होगा ना तो वो तुरंत वेपर बन जाएगा। तो वो निकालते तो एकदम वेपर जैसे ही वो डब्बा खोलेंगे वेपर निकलेगा उसमें, और उसमें जब देखोगे ना तो लिक्विड नाइट्रोजन जो उबलते रहते उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो, ठीक है। तो वो जैसे ही खोल के हमारे मतलब बिस्किट हो गया या फिर पान वगैरह भी रखते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें रखते हैं, तो वो जैसे ही खोल करके बिस्किट, जैसे मैंने ओरियो बिस्किट खाया था, ठीक है, स्मूकी बिस्किट करके, तो वो ओरियो बिस्किट जैसे ही खिलाया ना तो वो मुँह से भाप निकलने लगा पूरा। तो दैट इज़ बिकॉज कि वो उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जैसे ही उससे हिट करेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो उबलते रहता है बट रहता काफ़ी ठंडा है। तो इसको उसी चीज़ मैकेनिज्म पे रखा गया, ठीक है। इसी को हम लोग पॉलन बैंक्स कहते हैं, और ये ब्रीडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। आगे जाके हम लोग जब ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं, अलग अलग प्लांट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियली हम लोग ब्रीडिंग कैसे करा सकते हैं, इमैस्कुलेशन पढ़ेंगे, मेल पार्ट को एकदम उखाड़ के फेंक ही देना, इमैस्कुलेशन। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बैगिंग, ठीक है, जो फीमेल है उसके ऊपर में थोड़ा सा पॉलिन ग्रेन छिड़क के उसको बैग करके रख देते हैं, टैग करते हैं, रीबैग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे जो है अलग अलग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा चल गया, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरा भी फ्लो गड़बड़ चल रहा था, बट नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग फ्लो पकड़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छा खासा इसका पोर्शन कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर्स और लगेंगे, चैप्टर लंबा है बट चीज़ें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। अब आप लोग एक काम करना, इसकी NCERT रीडिंग लगा लेना एक बार, और अगर PYQ सॉल्व करते हो तो साथ साथ में ही टॉपिक वाइज सॉल्व करते चलना, और ऐसे बुक तुम लोग लेना जिसमें हम जो है बहुत टॉपिक वाइज चीज़ों को करें और टॉपिक वाइज ही चीज़ों को सॉल्व करते चलना, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम लोग को कहना चाहती हूँ, अगर तुम लोग के नोन में कोई ऐसे इंसान हैं जो अभी नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर तुम लोग आगे जाकर के नीट का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, ऑब्वियसली बायो से हो तुम लोग, ड्रॉपर भी होंगे काफ़ी जो वीडियोस देख रहे होंगे, तो तुम लोग के लिए मेरे एक पर्सनल चैनल पे एक वीडियो अभी आई है जिसका मैं थंबनेल बगल में लगा दूंगी, और उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी मैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें मैं अभी करेंटली BAMS कर रही हूँ, ठीक है। इसमें हमने आयुर्वेदा के बारे में कुछ ऐसे मिथ जो हैं जिसको फैक्ट के नाम पे बताया जाता है आयुर्वेदा में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको गलत तरीके से आयुर्वेदा को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, बट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वो सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। आप जाओ चेकआउट करो इस चीज़ को। जब मैं आयुर्वेदा में नहीं आई थी या फिर नई आई थी तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी सारे थॉट्स थे इसके रिगार्डिंग, और जो इसमें क्वेश्चंस उठाए हुए हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमारे सीनियर्स ने उसका आंसर दिया है। आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो जा करके, और ज़रूर देखो ये वीडियो, टाइम निकालो, और भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देखना बट वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और आयुर्वेदा एक ऐसी कैटेगरी है, मैं इसलिए इसके बारे में नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं इससे परस्यू कर रही हूँ, बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अब इस चीज़ों को ना बहुत पास से देख रही हूँ, बहुत पास से जान रही हूँ। तो आप आगे जाके MBBS लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेदा लो, कोई भी कोर्स करो, नर्सिंग करो, BPT करो, बहुत सारे कोर्सेज है बायो में। ज़रूरी नहीं है सिर्फ डॉक्टर ही होता है इसमें, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इसमें। तो आप कुछ भी परस्यू करो, बट जो नॉलेज है ना वो हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी रखो, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी ये, अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हो आयुर्वेदा, बट आप ज़रूर एक बार देखो और अपने लव्ड वंस को भेजो। मेरे घर में खुद बहुत लोगों का ट्रीटमेंट है जो मैं अब उन्हें एलोपैथी से आयुर्वेदा पे शिफ्ट किया, और जो मुझे रिज़ल्ट्स नहीं दिख रहे थे एलोपैथी से, होपफुली टचवुड अब मुझे वो रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मैं किसी भी पैथी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, सब अपने अपने जगह बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। बट मैं आयुर्वेदा को प्रेज़ करना चाहती हूँ। उसमें मेरे भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे, जैसे सर्वाइकल वगैरह का प्रॉब्लम था, जिसका मैंने कुछ टाइम का ही अभी ट्रीटमेंट लिया, बट उससे मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हमारे बैच में काफ़ी बच्चे हैं जिनको काफ़ी मिथ थे आयुर्वेदा को लेके, बट जब वो आए तब धीरे धीरे मिथ बर्स्ट हुआ है। अभी हमारा फर्स्ट इंटरनल हुआ है और मैंने ये जितने क्वेश्चंस निकाले अपने सारे बैचमेट्स से ही पूछे, और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले हैं। देखो एक बार, अगर और क्वेश्चंस दिमाग में डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखो, हम अभी और वीडियोस बनाएंगे उसके ऊपर, और भी जो है अलग अलग टाइप की उससे रिलेटेड वीडियोस है मैं कोशिश करूँगी अपने जो पर्सनल चैनल है उस पर लाने के। तो या विद दिस आई थिंक आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा।
लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे पर्सनल क्लासेस लेनी है आपको तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में आप जो पर्सनल क्लासेस हैं उसके डिटेल्स ले सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहाँ पे मैं आपको डिटेल्स दूँगी। एंड विद दिस वी आर डन। आगे के चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।